जय हिंद दोस्तों, मैं अधिवक्ता जितेंद्र कुमार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी मंजिल पे स्वागत है। और हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत के पढ़ने के क्रम में हम लोग भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान तक पढ़ चुके थे। उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके आगे के क्रम को हम लोग उसके आगे के क्रम में हम लोग बलवन से प्रारंभ करते हैं। बलवन का राजाभिषेक और उसके शासन कालों के बारे में चर्चा करते हैं। फिर हम लोग अगले वंश की ओर चलेंगे। तो आइए देखते हैं बलवन के बारे में, जानते हैं, महत्वपूर्ण जानकारियों को अध्ययन करते हैं। तो बलवन जो था, रजिया सुल्तान के बाद गुलाम वंश का उत्तराधिकारी बनता है, जिसका शासन काल रहता है 1266 से लेकर 1286 तक। बलवन का वास्तविक जो नाम था वो था बहरुद्दीन। बहाउद्दीन नाम था बलवन का वास्तविक नाम। यह कह रहा है कि इलबरी जाति से बिलोंग करता था। जाति होती है, जाति आप लोग जानते हैं। वैसे ही उस समय जो जाति होती थी, जिसमें इलबरी जाति का एक तुर्की सरदार था जो कि बलवन था। और बलवन का जो पूरा नाम था या वास्तविक नाम जो कहेंगे वो है बहाउद्दीन था। कह रहा है कि अलगू खां की उपाधि बलवन को सुल्तान नसरुद्दीन शाह ने दिया था। उलुग खां की उपाधि धारण करने वाला कौन था? बलवन था। और इस उपाधि को दिया किसने था? तो सुल्तान नसरुद्दीन ने इसको दिया था। यह ईरान का रहने वाला था। इसका मूल जो देश था, जिस देश से यह आया था, मूल इसका देश था ईरान। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलवन था। बलवन के अगर वास्तविक नाम की बात करेंगे तो वो गयासुद्दीन बलवन इसका पूरा नाम था, है ना। पूरा नाम क्या है? गयासुद्दीन बलवन। कह रहा है कि जिसे सिजदा यानी घुटने पर बैठकर शीश नमाज करके लोगों को, या फिर पौबोस यानी पांव को चूम कर जैसे ईरानी पत्ती भारत में शुरू की, यानी अपने जो राजा होते, जो शासक होते थे, शासक के सामने सिजदा करने का, यानी उनको नवाजने का, उनको सम्मान देने का इसने एक नया पत्ती शुरू किया था, जिसमें पहला पत्ती सिजदा था और दूसरा का नाम था पैबोस। पैबोस था यानी पांव को, जो राजा होते थे उनके पांव को चूमना था, या झुक करके उनके घुटने पैर को क्या करना था? प्रणाम करना था। एक प्रणाम करने की पद्धति की इसने शुरुआत की। कल मैं बताया था कि कितना प्रणाम करने की पद्धति बढ़ चुकी है ना। पैर से, गमछी से, वो आंचल से छोड़ करके अब नजरों में प्रणाम हो जाता है, गुदगुदा देते हैं, हो जाता है प्रणाम। कह रहा है कि इसने नौरोज त्योहार फारसी में प्रारंभ किया। क्या नौरोज नामक पद्धति जो है, त्योहार जो है, फारसी में क्या किया? इसने प्रारंभ किया। और इसने राजा के राजस्व सिद्धांत को लागू किया। यानी राजा का जो राजस्व सिद्धांत होता है, राजस्व कर वसूलने का सिद्धांत होता है, उसने प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो बलवन के द्वारा किया गया। ये सब इसके महत्वपूर्ण कार्य थे। साथ ही बलवन के द्वारा और भी काम किए गए। क्या काम किए गए? बलवन के राजस्व सिद्धांत के स्वरूप में ईरान के फारसी तत्वों से लिया गया है। यानी जो राजस्व सिद्धांत जो भारत में नियम लगाया बलवन ने, वो कहां से लिया गया है? तो फारस देश से लिया गया है, फारसी तत्वों से लिया गया है। इसके कह रहा है कि अंतर्गत बलवन सुल्तान को पृथ्वी के अल्लाह का प्रतिनिधित्व मानता था। यानी पृथ्वी पर अल्लाह मतलब होता है, इस्लाम धर्म में उनके भगवान होते हैं अल्लाह। तो अल्लाह का प्रतिनिधित्व करने वाला इंसान माना जाता था। किसको? राजा को माना जाता था। ये किसका कहना था? सुल्तान मतलब राजा। राजा हो गया हिंदी शब्द और सुल्तान हो गया इस्लामिक शब्द, फारसी शब्द हो गया। कह रहा है कि उसने कहा था कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व या छाया होता है। यानी राजा जो धरती पर होते हैं वो ईश्वर के प्रतिनिधि करते हैं, या उसकी छाया में वो रहने का काम करते हैं। कह रहा है कि रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, आक्रमण की नीति। यही आगे चल के बिस्मार्क ने भी रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। आप आएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में तो पढ़ेंगे, बिस्मार्क द्वारा रक्त और लौह की नीति अपनाई गई। वैसे ही अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करेंगे तो रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला व्यक्ति कौन है? तो कौन है? आपका बलवन है, जिसने आक्रमण करने की ये नीति अपनाई थी। बलवन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया। बलवन ने क्या कर दिया? चालीसा दल को समाप्त कर दिया। चालीसा दल के कारण ही किसकी मृत्यु हो गई थी? रजिया सुल्तान की। वही चालीसा दल के लोग ही मारे थे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा ये था कि महिला राजा है, वो हम पे धौंस जमा रही, हमको आदेश दे रही है, हम उसकी बात को कैसे मानेंगे? अपने पुरुषार्थ की बात आ जाती थी, इसीलिए उन लोगों ने धोखे से इसको मरवा दिया। बलवन ने यूपी में एक कह रहा है कि गढ़ मुक्तेश्वर मस्जिद बनवाई। यूपी के अंदर क्या बनवाया? गढ़ मुक्तेश्वर की एक मस्जिद बनवाया। ये किसके द्वारा बनवाया गया? तो बलवन के द्वारा बनाया गया। बलवन ने इसकी निर्माण कराई। अगला प्रश्न, अगले टॉपिक हम चलते हैं। तो कह रहा है कि प्रथम बार इमारतों में मौजूद शाही
मेहराब बलवन के मकबरे में देखा गया है। यानी जो इमारत होते थे, इमारत मतलब बिल्डिंग होते हैं, उस बिल्डिंग में जो शाही मेहराब, यानी शाही कहने का मतलब है कि जो राजा महाराजाओं के राजमहल में जिस तरीके से बनाई जाती थी नक्काशी, मकबरा वगैरह, उस तरह से बनाने का प्रयास पत्ती की शुरुआत किसने करवाया? बलवन ने करवाया मकबरे में। बलवन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का भी प्रचलन किया। गैर इस्लामिक मतलब अदर कोई धर्म वाले, इस्लामिक मतलब सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म वाले, बट गैर इस्लामिक का मतलब होता है हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, जैनी हो गए, बौद्ध हो गए, पारसी हो गए, जो भी अदर हो गए, वो तमाम चीजों का। इसी के समय सेना में कह रहा है कि वंशांगत बना दिया गया। सेना को क्या बना दिया गया? वंशांगत। पूछ सकता है कि प्राचीन भारत में किस राजा के शासन काल में सेना को वंशांगत बना दिया गया? वंशांगत मतलब अगर किसी के दादाजी हैं तो पिताजी ऑटोमेटिक सेना में भर्ती हो जाएंगे, और पिताजी है तो पुत्र ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी पैतृक। वंशांगत यानी पैतृक, जो क्रम के आधार पर चलता रहे। इसने दीवान अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की। दीवान अर्ज नामक सैनिक विभाग की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है? बलवन है। कह रहा है कि फारसी कवि जो है अमीर खुसरो और अमीर हसन बलवन के दरबार में ही रहते थे। ये दोनों जो महान कवि हैं फारसी भाषा के, अमीर खुसरो का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, है ना। इनको तोता हिंद कहा गया है ना, अमीर खुसरो को तोता हिंद कहा गया। अमीर खुसरो की जुबान जो थी बहुत ही मीठी थी तोते की तरह, इसलिए उन्हें तोता हिंद कहा जाता है। तो फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन बलवन इन्हीं के दरबार में क्या करते थे? रहते थे। 1286 में फिरोज शाह ने इसकी हत्या कर दी, और जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह को क्या कहते हैं? जलालुद्दीन खिलजी कहते हैं। यानी फिरोज शाह ने ही इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी, जिससे जलालुद्दीन खिलजी कहते हैं। यानी खिलजी भी दे सकता है या फिरोज शाह भी दे सकता है। तो इसने क्या कर दी? हत्या कर दी। और अब नए राजवंश की उत्पत्ति होती है, जिस राजवंश का क्या नाम है? खिलजी वंश। क्या नाम है? खिलजी वंश। अब खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह खिलजी ने की। कौन की? फिरोज शाह। जलालुद्दीन कहा गया एक शब्द है, जैसे हम लोग लगाते हैं ना देवी कुमार अलग अलग टाइटल, वैसे इस्लाम धर्म में जलालुद्दीन कहा गया है। जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन औरंगजेब, ऐसे करके, है ना। जलालुद्दीन एक मतलब संबोधन वाला शब्द है। क्या है? संबोधन वाला शब्द है। जैसे हम लोग श्रीमती श्रीमान करते हैं ना, वैसे इस्लाम धर्म में मोहम्मद लगाया जाता है, जलालुद्दीन लगाया जाता है, ऐसे करके। जलालुद्दीन नाम भी हो सकता है, लेकिन ये लोग का टाइटल है। तो खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक चला। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी या फिरोज खिलजी थे। इसकी राजधानी कहाँ थी? किलोखरी थी। कहाँ थी राजधानी? किलोखरी। यानी पूछेगा खिलजी वंश की राजधानी कहाँ थी, तो कहाँ थी? किलोखरी थी। उन्होंने जनता की इच्छाओं के अनुरूप शासन किया। किसने? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने जनता के अनुरूप शासन किया और एक उदारवादी शासक के रूप में रहे। उदारवादी, उदार चरित्र नाम वसुधैव कुटुम्बकम। उदार चरित्र वालों के लिए पूरा संसार ही अपने परिवार के समान होता है। तो उदार चरित्र के रूप में इसने शासन करने का काम किया। उन्होंने दक्षिण भारत के विजय के लिए अपने भतीजे, दामाद, भतीजा मतलब दामाद के रूप में, इस्लाम धर्म में होता है ना खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए, भाई बहन मतलब एक ही माँ के पुत्र पुत्री नहीं होने चाहिए, बाकी किसी से विवाह किसी का हो सकता है। तो अलाउद्दीन उसका नाम था। क्या नाम था उसका? अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। क्या किया? अपने भतीजे या दामाद को युद्ध करने के लिए भेजा, दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए। उसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत को जीत कर वहां से अत्यधिक धन लूट के आया। यानी गया वहां एकदम पूरा मार काट मचाया, पूरा धन संपत्ति को लूट करके दक्षिण भारत से चला आया। पूछता है कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने दक्षिण विजय के लिए किसे भेजा था? तो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन ने जब इससे धन का हिस्सा मांगा तो उसने इसकी हत्या कर दी। यानी जलालुद्दीन ने कहा कि तू जो जीत के लाया वो हमको दो, तो क्या कर दिया? कहा कि हाँ ना, हम युद्ध करके लड़ के आए हैं, जीत के आए हैं, हम आपको हिस्सा देंगे। हम क्या कर दें? वही धन जो ग्रहण करके लेके आया ना वहां से, वो धन मांगा था। आप इसको देखिएगा, आप सिनेमा में भी इस चीज को दिखाया गया। वहां से बहुत पर्याप्त मात्रा में क्या ले आया था? धन लेके आया था। अब धन का डिमांड करने लगा कौन? जलालुद्दीन करने लगा, क्योंकि राजा ये था, कितना भी है तो इसका सेनापति ही था, भले दामाद हो या जो भी हो। तो क्या कर दिया? उसी के बंटवारे को लेकर क्या किया गया? उसकी हत्या कर दिया गया और खुद क्या किया? अपने आप को राजा के रूप में सुशोभित कर लिया और हत्या किया 1296 ईस्वी में। कहां पड़ी?
तो कारा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दिया। कारा मानिकपुर इलाहाबाद में एक जगह है, वहीं पे धन के हिसाब को लेके, बंटवारा को लेके क्या हुआ, दोनों के बीच झड़प हो गई और इसी में अलाउद्दीन ने क्या कर दिया, जलालुद्दीन की हत्या कर दी। अब अलाउद्दीन और जलालुद्दीन में मत फंस जाइएगा, अलाउद्दीन बाद में, पहले जलालुद्दीन, ठीक है, ये न कि अब पहले तो पहले वो हो जाएगा, नहीं, पहले जौ वाला हो जाएगा। अब अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक शासन करता है। इसका नाम क्या था, ये नाम बार बार क्वेश्चन पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था, तो नाम था अली गुरसप। क्या था, अली गुरसप नाम इसका था। ये बहुत ही सिलेक्टेड, मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। इसका राज्याभिषेक बलवन के लाल महल में हुआ। बलवन ने एक बनाया था लाल महल, उसी लाल महल में क्या हुआ, इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। इसने सिकंदर के भाग्य विश्व विजय करने का अभियान चलाया और अंत में इसे द्वितीय सिकंदर, ये सिकंदर या सानी भी कहा जाता है, सिकंदर की तरह ये भी चाहा कि पूरा का पूरा विश्व में हम विश्व विजय। बहुत ही खतरनाक था अलाउद्दीन खिलजी, बहुत खतरनाक था। इसके शासन काल में मांस काट लेता था। अगर कम सामान को बेचता था ना, अपने ही एकदम सिंपल ड्रेस में जाता था, क्या करता था, बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत अच्छी किया था, तो गया और देखा कि कितना, जितना ग्राम कम वजन है उतना मांस को काट लेता था जो बेच रहा था उसने। बहुत खतरनाक था, खूंखार था एकदम। वो इसने लुको बने रहे थे। सिनेमा इसका देखिएगा ना, सिनेमा आया इसका, ये रोल इसका किया है कौन, संजय दत्त इसका रोल किया है। संजय दत्त जो है इसका रोल किया, एकदम खूंखार, एकदम लग रहा है कि 200-400 साल से नहायबे नहीं किया है। वो इसने एकदम भेरी के भाल वाला ऐथी वाला कोट पहन ले रहता था, ऐथी ऊपर से ओढ़ले रखता था, लगता है कि 200-400 साल हो गया इसको नहाए हुए। सिकंदर या सानी या द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। इसने खलीफा पद की मान्यता दी। खलीफा पद, वही खलीफा पद जो मॉडर्न हिस्ट्री में हम आपको पढ़ाएंगे या बताए भी हैं कि खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 से लेकर 24 तक चला था। मुस्तफा कमाल पाशा अंतिम खलीफा माने गए थे। तुर्की में उनको पद से हटा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, उसी के लिए आंदोलन किया गया था, खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1924 तक चला। करा कि यह एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलमा मतलब क्या होता है, जो धर्म गुरु मानने वाले हैं, तो उलमा, जैसे हम लोग में पंडित जी होते हैं, ये लोग में धर्म गुरु होते हैं उलमा। इस्लाम धर्म में उलमा का नाम क्या था, उलल मुल्क नाम था। विद्वान मौलाना थे, उनके कहने पर यह निर्णय क्या कर दिया, बदल दिया। नहीं तो चाहता था कि ये इस्लाम धर्म से ही हम नया धर्म बनाए और हम उसका प्रचलन करें, ये अपनी इसकी स्वेच्छा थी। लेकिन जो उलमा होते थे, धर्म गुरु जो होते थे, उन धर्म गुरु ने क्या कर दिया, इनको मना कर दिया और मना करने के उपरांत इन्होंने अपने मन को फिर से बदल लिया। इसने कुतुब मीनार में प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाया, बनाना प्रारंभ किया, परंतु ये छोटा बना, बहुत छोटा बना। आप जाइएगा तो वहां पे एक गुंबज टाइप का है। ये जो कुतुब मीनार है तो बहुत भव्य, बहुत बड़ा है, लेकिन मरम्मत न होने की वजह से वो भी अक्षय हो रहा है, लेकिन बहुत सुंदर कलाकारी का नमूना है। उसके बगल में और भी बहुत सारे मीनार बनाए हुए हैं। अब उसमें से हमको नाम नहीं पता, हम गए हैं, देखे भी हैं, लेकिन हमको नहीं पता है कि उसमें से अलाई मीनार कौन है, क्योंकि हमें पहले पता नहीं था, इसलिए हम वहाँ गए तो इसको सर्च नहीं किए, लोगों से पूछे नहीं। अगर पता होता तो जरूर रिकॉर्ड करके लाते, आप लोग को भी दिखाते और यूट्यूब पे भी लोगों को भी दिखाते। इसने कह रहा है कि कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद में प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाजा नामक एक दरवाजा बनाया। कुतुब वही इंडो इस्लामिक पत्ती से बनाया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक है ना। इंडो इस्लामिक से मस्जिद पहला भारत में बनाया गया था, कौन, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। इसमें एक दरवाजा बनाया, उस दरवाजा का नाम क्या था, अलाई दरवाजा। क्या रखा नाम उसका, अलाई दरवाजा। इसने मूल्य नियंत्रण और बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो आज आप लोग को मिलता है राशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सब लोग जाते हैं, सबको एक आईडी मिला हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं कौन सी, राशन कार्ड, और उसके आधार पर आपको क्या मिलता है, राशन मिलता है। इसने शुरू किया था मूल्य नियंत्रण, कोई मूल्य 1 रुपया बेसी नहीं लेगा। 1 रुपया अगर कोई बेसी ले लिया मूल्य तो समझ लीजिए हो गया काम। बाजार नियंत्रण प्रणाली में क्या होता था, इसको पता चलता था जो आदमी सामान कम दे रहा है तो अपना ही से क्या करता था ना कि मुंह बांध उन के या भुरका उरका पहन करके महिला वाला चल जाता था बाजारवा में, आ जाके सामान लेता था, आ सामानवा फिर आके तौलता था, आ जितना कम होता था उसको बुला के उतना ओकर शरीर से मांस काट लेता था। तो बहुत सख्ती के साथ बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया था। ना कोई कम बेच सकता है, ना कोई मिलावटी बेच सकता है, इतना डर हो गया था इसके समय।
तो क्वेश्चन पूछता है किस शासक ने बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली को सबसे पहले लागू किया? तो सबसे पहले कौन लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी। बहुत ही क्रूर शासक था, बहुत क्रूर था, लेकिन ये सब काम अच्छा भी किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रूरता ही को दिखाया, अच्छा भी काम किया। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े की पहचान के लिए घोड़े दागने की परंपरा शुरू की और हुलिया लिखने की प्रथा। किसका हुलिया कैसा है, मतलब चेहरा का लोग केकर चेहरा लंबा है, केकर नाटा है, केकर नाक लंबा है, केकर कद काठी कैसा है, ये लिखने की प्रथा प्लस में घोड़ा पर मोहर लगाने की प्रथा, इसको घोड़ा दागना बोला गया। इससे पता चलता था कि ये मेरा घोड़ा है। जैसे मान लिया युद्ध में या किसी राज्य में घोड़ा ऐसे भटक रहा है, अब पता कैसे चलेगा? देखते हैं अभी स्कूल पहचान करने के लिए क्या करता है, अपना ड्रेस कोड, अपना बैग, अपना एक मोहर मारता है बैगवा पर ऊपर, कहीं जाएगा पता है। PWD लग, देखिए ना, टी शर्ट से लेके पैंट से लेके जूता से लेके बैग से लेके सब पे अपना मोहर लगवा ले। अब कहीं जाएगा ऑल ओवर इंडिया में, अच्छा PWD का है कि नहीं? एक तरह की पहचान हो गई। वैसे ही इसने क्या किया था, घोड़े को दागना प्लस में इसने हुलिया लिखने की प्रथा, यानी कैसा कद काठी है। आप लोग जाते हैं फॉर्म कोई भरते हैं तो हम लोग कद काठी के रूप में उसमें क्या वर्णन करते हैं, फोटोग्राफ्स देते हैं पहचान के लिए। दूसरा हम लोग को मांगा जाता है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जिसमें लिखते हैं मोल ऑन द नोज, कट ऑन द हेड, ये जो भी होता है सो लिखते हैं उसमें, ताकि उसकी पहचान की जा सके। जब ज्वाइनिंग में जाइएगा उस समय भी वो पहचान पूरा रिमाइंडर करवाएगा। हो सकता है कहीं कोई तिल दिया होगा, खत्म हो गया होगा, कहीं कोई कट मार्क दिया होगा, बढ़ गया होगा, तो ज्वाइनिंग के समय भी वो चीज़ें आपसे लिखवाई जाएगी कि वर्तमान में आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है। कभी कोई घटना दुर्घटना ऐसी हो जाए तो पता कैसे चलेगा, पहचान कैसे किया जाएगा वो आदमी का है। तो इसीलिए वो सब आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिया जाता है वेरिफिकेशन के लिए कि उस जगह कोई अन्य व्यक्ति ना आ जाए। तो ये प्रथा शुरुआत मूल्य नियंत्रण या बाजार प्रणाली, घोड़ा दागना या हुलिया लिखना, या अलाई दरवाजा, ये सब का प्रारंभ किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। अब देखते हैं इसका सैन्य अभियान। कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में अपना अभियान किया, यानी उत्तर भारत को भी जीतने का प्रयास किया और दक्षिण भारत को भी जीतने का प्रयास किया। इसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। क्या हुए? सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। मंगोलिया आज से लोग यहाँ पे आक्रमण करे आए, लूटपाट के लेकर चले गए। इस आक्रमण के कारण इसकी उत्तरी सीमा असुरक्षित हो गई, यानी बार बार आता था, सब लूटपाट के लेकर चला जाता था। तो जो ये उत्तरी सीमा पर अधिकार किए हुआ था वो क्या हो गया था, लगभग असुरक्षित हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार के लिए समुद्र मार्ग पर ध्यान दिया, यानी इसने चाहा कि व्यापार करने के लिए हम क्या करें, समुद्र मार्ग की ओर ध्यान दें। और इसका उद्देश्य से करा कि 1297 ईस्वी में गुजरात के शासक कौन थे, राय कर्ण को पराजित किया। यानी गुजरात क्या था, तटबंध था, समुद्री इलाका था, तो वहाँ के राय कर्ण थे, उनको पराजित करके आक्रमण किया। और उस आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो नुसरत खां कर रहे थे। उसका जो सेनापति था नुसरत खां के ही नेतृत्व में वहाँ पे आक्रमण किया गया और राय कर्ण को पराजित किया गया। और इसी दौरान कह रहा है कि 1000 दिनार में मलिक कफूर, जिसका नाम क्या था, चंद्रराम था, उसको क्या किया, मतलब एक तरह का वो ट्रांसजेंडर था, उसको वो खरीदने का काम किया। ट्रांसजेंडर एक था, बहुत अच्छा सेना नायक था, उसको ही क्या किया, 1000 दिनार देकर वापस में खरीद लिया उसे युद्ध में। उसको लगा कि तो बहुत दक्ष है, बहुत अच्छा युद्ध करता है, तो क्या किया, उसको लेकर चला आया। कह रहा है कि मलिक कफूर 1000 दिनारी भी कहा था। मलिक कफूर को क्या कहते हैं, 1000 दिनारी, क्योंकि 1000 दिनार देकर क्या किया था, मलिक कफूर को खरीदा था। यही मलिक कपूर क्या किया था कि बता दिया था, एगो सिनेमा आप लोग देखेंगे पद्मावत, देखे हैं पद्मावत ना, यही मलिक कपूर है। ठीक है, कह रहा है कि 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन की रानी पद्मावती के लिए किया गया और यहाँ राजा रतन सिंह को पराजित कर, किंतु चित्तौड़ की महिलाओं ने जौहर कर लिया। अब ये क्या था, जौहर एक परंपरा है। परंपरा क्या है, जब लगता है कि अब मेरा इज्जत मान सम्मान सब खत्म हो जाएगा, वैसी स्थिति में जौहर किया था। जौहर होता क्या है समझिएगा, ये मलिक काफूर था ना, मलिक काफूर को युद्ध के दौरान खरीद लिया था अलाउद्दीन खिलजी। और यही मलिक काफूर कहा, बहुत घमंड था इसको अपनी पत्नी पर, अलाउद्दीन खिलजी को, जो उसकी भतीजी थी, भतीजी से उसका विवाह हुआ था, बहुत घमंड था कि मेरी पत्नी जो है इस दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं में है। लेकिन जब वहां मलिक काफूर को ले गया, तो मलिक काफूर जब इसकी पत्नी का दीदार, दीदार मतलब होता है देखना, आज हम लोग भले दीदार का अर्थ से निकलता है, दीदार का मतलब होता है सामने वाले को देखना, तो देखा तो कहा कि आपकी महारानी तो कुछ भी नहीं है। आप देखिए ना, जो रानी चित्तौड़गढ़ की जो महारानी है वो दुनिया की सबसे सुंदर महिला है। अब
जो इसके गुणों के बारे में मलिक काफूर बताया अलाउद्दीन खिलजी को, अब ये क्या हुआ, उसके तरफ अट्रैक्ट हो गया, मोहित हो गया। अब कहा कि हमको उससे विवाह करना ही करना, हमको उसको देखना ही देखना है। तो प्रस्ताव दिया राजा रतन सिंह को कि आपकी पत्नी को हम देखना चाहते हैं। तो पहले की जो महारानियां होती थी ना, वो पर्दा में रहती थी, पर्दा के उस तरफ से देखना होता था और इस तरफ से, या फिर एक तरफ खड़ी है, उनकी झलक पड़ेगी एक पानी में और उस पानी में देखा जाता था, डायरेक्ट नहीं देख सकते थे। ऐसी प्रथाएं थी पहले, ठीक है। और खास करके राजपूत साम्राज्य में, राजपूत साम्राज्य जो होता था, वो लोग बड़ा ही समझे कि अपने मान सम्मान के लिए कहा था कि गर्दन कटा लेंगे, अपने सम्मान नहीं जाने देंगे। तो अपनी पत्नी को किसी का दीदार नहीं होने देते थे, किसी को देखने नहीं देते थे, चाहे वो रानी ही क्यों ना हो, घूंघट में ही रहती थी या पर्दा के ऊपर। राजकाज में भाग लेगी, लेकिन वो छत पर बैठती थी और सामने एक पर्दा रहता था, उस पर्दा के उस तरफ से वो सबको देख सकती है, लेकिन इस तरफ से उसको नहीं दिखेगा। अब जैसे कांच के इस तरफ से उस तरफ दिख रहा है, लेकिन उस तरफ से इस तरफ नहीं दिखेगा। कब दिखेगा? जब लाइट जलेगा तभी दिखेगा, अंधेरा अगर इधर रहेगा तो उस तरफ से नहीं दिखेगा। गाड़ी के शीशा भी आप लोग देखते होंगे, अंदर से बाहर दिखता है, बाहर से अंदर नहीं दिखता है। तो वैसे ही राजा रतन सिंह से युद्ध करने के लिए कहा कि अपनी रानी से हमको दीदार करवाइए। कहे कि युद्ध न करके चलिए भाई इसको दीदार करवाते हैं। तो वो आता है और दीदार करवाते हैं पर्दा के उस तरफ से, पानी में झलक दिखाकर दीदार हो जाता है, आवाज सुनता है और ज्यादा अट्रैक्शन इसका बढ़ जाता है। अब कहता है कि अपनी पत्नी को हमें दे दीजिए, और इसी के लिए क्या होता है, युद्ध होता है। और युद्ध में धोखे से राजा रतन सिंह को पराजित कर देता है, मार देता है। अब बच जाती हैं सिर्फ इस चित्तौड़गढ़ की सिर्फ महिलाएं बच जाती हैं, हजारों की संख्या में महिलाएं थी। अब ऐसा शर्त होता था पहले के युद्ध में, ये आज भी ऐसा शर्त है कि जिस क्षेत्र पर अधिकार हम कर लिए उस क्षेत्र और वहां की सारी संपदा मेरी हो जाएगी। पहले भी ऐसा रूल था कि अगर किसी क्षेत्र को हम अधिकार कर लिए तो उस क्षेत्र की तमाम संपदाएं मेरी हो जाती थी। और ऐसा बहुत सारे राजा लोग कहते थे, इसी की वजह से राजा की बहुत सारी रानियां और पटरानियां होती थी। जिस क्षेत्र पर अधिकार किया, अगर वहां की राजकुमारी है तो उसे विवाह कर लेता था, या महारानी है सुंदर, उससे विवाह कर लेता था लोग, या उसको अपने घर में, बहुत ज्यादा अगर सख्त राजा है तो अपने घर में, अपने राजमहल उसको दासी बना करके रखता था। ये परंपराएं आज से नहीं, कई 1000 वर्षों से चली आ रही है। तो इसी परंपरा के तहत राजा जब रतन सिंह हार गए तो रानी पर अधिकार किसका हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का हो गया। तो वहां पे हजारों महिलाएं थी, सब महिलाओं को लेकर एक कुंड होता था हर एक राजमहल में, उस कुंड में हजारों लोगों ने आग जलाया और आग जलाकर सभी महिलाएं उसमें अपने आप को समाहित कर ली। लेकिन अलाउद्दीन की अपनी दृष्टि अपने ऊपर नहीं पड़ने दी। वही आग में जलने की क्रिया को जौहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जौहर। जब आग जलता रहेगा और उसमें आग समाधि ले लेंगे, एक जल समाधि का नाम सुने होंगे आप लोग, जल के अंदर डूब कर अपने आप को खत्म कर लेना, जल समाधि होता है। यहाँ पे आग समाधि लिया गया और आग समाधि को उस समय में कहा जाता था जौहर। ये सच्ची घटना है, ये कोई काल्पनिक या सिनेमा की घटनाएं नहीं है, सच्ची घटनाएं ऐसी हुई थी। उसी को सिनेमा में पिरोने का काम किया गया और आया पद्मावत। पद्मावत में बहुत सारे सीन को काटा गया, उसका नाम पहले था पद्मावती, लेकिन काफी राजपूत लोगों ने विरोध किया, इसकी वजह से वो क्या बन गया? पद्मावत। और पद्मावत में भी बहुत सारे सीन को कट कर दिया गया जो कि उसमें नहीं दिखाया गया। जैसे कि अभी आप लोगों ने मूवीज देखा था फूले, देखे या नहीं देखे आप लोग? एक दिन दिखा देंगे, चला देंगे फूले आप लोगों को बड़ा सही सी पर, ठीक है, जिस दिन आप लोग कहिएगा उस दिन चला देंगे 2.5 घंटे का। और उसमें भी बहुत सारे सीन को कट किया गया जो प्रारंभिक सीन में बनाया गया था, प्रारंभिक के सिनेमा में जो बनाया गया था उसको कट कर दिया गया क्योंकि धार्मिक विवाद हो जाएगा। पहले क्या हुआ उसको आज अगर दिखाइएगा तो आज कंट्रोवर्सी हो जाएगी, धर्म को लेकर, समाज को लेकर, जाति को लेकर। इसीलिए सेंसर बोर्ड ने उस पर रोक लगा दिया और उसको कट किया गया। कट करने के बाद फिर उसका डेट नया आया और उसको फिर से क्या किया गया? पब्लिश किया गया। और 25 तारीख को आप लोग देखे होंगे उसको, 25 मई या जून को, मई को शायद हुआ था। अगला कह रहा है कि राजपूत महिलाएं विदेशी आक्रमण से स्वयं के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए जलती हुई आग में कूद गई, जिसे क्या कहा गया? जौहर। जैसा मैंने अभी बताया था कि आग लगा के एक अपने आंगन में, पूरा कुआं टाइप का आंगन होता था, उसी में आग लगा करके और क्या किया? अपने आप को सब आग के हवाले कर लिया। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत के विजय की जिम्मेदारी मलिक काफूर को दे दी। दक्षिण भारत को जीतने के लिए किसको दे दिया? मलिक काफूर को, कि तुम वहां से विजय करके लाओ। 1903 में कह रहा है इसने वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव को पराजित कर दिया और प्रताप रुद्र देव ने अपने सोने की मूर्ति बनाई। प्रताप रुद्र देव को पराजित किया और प्रताप रुद्र देव ने अपने
सोने की मूर्ति बनाई और उसे जंजीरों को पहनाकर अलाउद्दीन को भेज दी। यानी उसने कहा कि हम तुम्हारी गिरफ्त में, हमको मारो मत। अपना एक सोना का मूर्ति बनाया और उसमें जंजीरों को लपेट करके किसके पास भेज दिया? अलाउद्दीन खिलजी को, ताकि अलाउद्दीन खिलजी को यह लगेगा कि हम तुम्हारी गिरफ्त में हैं, हम तुम्हें अपना स्वाधीनता मतलब देते हैं। अब वो जंजीर लपेट के दे दिया। साथ ही कोहिनूर का हीरा भेजा और अधीनता स्वीकार किया। यानी कोहिनूर का हीरा सबसे पहले देखिए कैसे कैसे ट्रांसफर हुआ था, किसके पास? तो था ये आपके प्रताप रुद्र देव के पास। किसके पास था? प्रताप रुद्र देव के पास था। जबकि वो अब हीरा किसके पास पहुंच गया? अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच गया। 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने होयसल वंश पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी दंती दुर्ग को नहीं जीत सका। यानी आक्रमण किया लेकिन वहां की राजधानी क्या था? द्वार समुद्र, दंती दुर्ग नहीं, द्वार समुद्र था, लेकिन द्वार समुद्र को वो जीत नहीं सका। पूरा राज्य जीत लिया लेकिन उसकी राजधानी को जीत नहीं पाया। अलाउद्दीन जब कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया से भूमि का हिसाब मांगा तो यह कहा कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। अलाउद्दीन ने जब निजामुद्दीन औलिया से क्वेश्चन आता है कौन पूरा अपने जिंदगी टोपी सीसी कर जीवन व्यतीत किया, तो वही है निजामुद्दीन औलिया, जो पूरा जीवन दर्जी का काम करते थे। टोपी जो होता है ना मुस्लिम धर्म में, वो सीसी कर अपना जीवन व्यतीत किए थे। भूमि के हिसाब मांगा तो उसने कहा कि मेरे घर में क्या है? 10 दरवाजे हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी के कितने थे प्रमुख सेनापति? कितने थे? 4। जफर खां, नुसरत खां और अलूग खां, और अंतिम में क्या था? मलिक काफूर। मलिक काफूर का क्या नाम था? 100 दिनारी, 100 दिनार देकर इसको क्या करता था? खरीद के लेके आया था। हाँ, 1000 दिनारी, 100 दिनारी बोले हैं, 100 दिनारी क्या बोलते हैं अभी हम? नहीं, 1000 दिनारी, 1000 दिनार दे के लाया था, इसलिए 1000 दिनारी इसको कहा गया। यह अपने चारों सेनापति की तुलना पैगंबर के खलीफा से करता था। यानी पैगंबर ने जो खलीफाओं को भेजा है उससे चारों की तुलना करता था। मंगोल से लड़ते समय जफर खां की मृत्यु 1299 में हो गई। जफर खां जो इसका सेनापति था, मंगोलों से लड़ते हुए इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसी के शासन काल में कराए सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। किसके शासन काल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासन में सबसे बेसी मंगोलिया देश के लोग आक्रमणकारी यहाँ पे आए थे। कह रहा है कि इसके समय दिल्ली में हाजियों द्वारा विद्रोह किया गया था। हाजियों कोई समुदाय था, उसके द्वारा क्या किया गया था? विद्रोह किया गया था। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई और दिल्ली का जमा मस्जिद के बाहर मकबरे पर इसे दफनाया गया। गए हैं आप लोग जमा मस्जिद? नहीं गए हैं? हम गए हैं, हम देखें जमा मस्जिद के। यही हम गए थे तो पूछे थे पहले वो बाबा से कि बाबा हम इसमें घुस सकते हैं? तो काहे नहीं घुस सकते? हम बोले कि हम हिंदू हैं। तो हिंदू है, मुस्लिम है, सार्वजनिक जगह है, आप घूम सकते हैं, बस चप्पल साइड में खोल दीजिए, जूता जो पहने उस साइड में खोल दीजिए। खोल के गए, अंदर घूमे, बहुत शांति सुकून, अच्छा जगह था। हमको डर लग रहा था कि कहीं हम हिंदू है, मुस्लिम की मस्जिद है, हमको जाने से मना करेगा, लोग क्या करेगा। लेकिन हम पूछ के आए तो नहीं, ये धार्मिक है प्लस सार्वजनिक स्थल है, हर कोई जा सकता है, लेकिन किसी के धर्म को ठेस पहुंचा करके नहीं। अब जहाँ जूता चप्पल नहीं पहन के जाना है, वहाँ जूता चप्पल पहन के जाइएगा, दिक्कत है ना। अब मान लीजिए मंदिर में ही आएगा कोई जूता चप्पल पहन के जाएगा तो आप उसको बोलिएगा। आपके हनुमान मंदिर पर नहीं जाते हैं मुस्लिम लोग, जाते हैं, वो लोग भी देखने जाते हैं, तो देखने का जगह आप देख सकते हैं, लेकिन किसी के धर्म को आहत पहुंचा के आप वो काम नहीं कर सकते हैं। अब इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी का कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इसका शासनकाल चला 1316 से लेकर 1320 तक। इसने खलीफा पद की मान्यता नहीं दी, इसने खलीफाओं को मान्यता रोक दिया। खलीफा मतलब क्या? आज के मौलाना मौलवी साहब है ना, उस समय क्या होते थे? खलीफा होते थे। क्या होते थे? खलीफा। तो इसने मान्यता नहीं दिया अपने दरबार में कि मेरे दरबार में कोई खलीफा रहेगा। बरनी के अनुसार यह दरबार में कभी कभी महिलाओं का वस्त्र पहन करके आ जाता था, एकदम पगला था, कभी कभी निर्वस्त्र आ जाता था, मतलब पगला था, एकदम दिमाग का चौपट था, है ना। सेनापति पूछता है कि अर्धनग्न या नग्न अवस्था में कौन सा ऐसा शासक था जो अपने राज दरबार में आ जाता था? तो कौन है? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। या महिलाओं का वस्त्र धारण करके राज्यसभा सुशोभित करता था, कौन? तो यही है बाबू साहब, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह
खिलजी, पगला था, चौपट था। सेनापति कह रहा है कि खुसरो खां ने गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कर 1320 में कर दी और खुद शासक बन गया। यानी सेनापति कौन था? खुसरो खां था। इसने गाजी मलिक एक थे, गाजी मलिक, इसका नाम क्या है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कर 1320 में क्या कर दिया? खुद को शासक बना लिया। अब होता है तुगलक वंश की शुरुआत। तुगलक वंश में कब से कब तक शासन काल चला? 1320 से लेकर 1414 तक शासन काल चला। ये अब कह रहा है कि सल्तनत काल के इतिहास में तुगलक वंश के शासक ने ही सबसे अधिक 1320 से लेकर 1414 तक लगभग 94 सालों तक शासन किया। लंबा अधिक शासन करने वाले कौन है? तुगलक वंश वाले लोग हैं, जो लगभग 94 सालों तक क्या किए? शासन के लिए। अब इसमें पहला आता है संस्थापक कौन? गयासुद्दीन तुगलक। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक ने तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के नाम पर अपना राज अभिषेक करवाया। क्या करवाया? उस वंश के संस्थापक पर गाजी मलिक ने क्या किया? अपना राज अभिषेक करवाया। किसानों के लिए नहर निर्माण करवाया। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। नहर का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक। एक कार्य में आरंभ हुआ। इसके नहरों का जनक भी या पिता भी माना जाता है। नहरों का जनक या नहरों का पिता किसे माना गया? गयासुद्दीन तुगलक को। हालांकि सर्वाधिक नहरों का जाल बिछाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। सबसे बेसी जो हुआ वो कौन बनवाया? फिरोज शाह तुगलक। लेकिन शुरुआत किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक। गया फिरोज, गया फिरोज याद रखिएगा। पहले गया और तब फिर फिरोज, है ना। पहले गयासुद्दीन तुगलक शुरुआत किया, फिरोज शाह तुगलक उसका। अब कह रहा है गयासुद्दीन तुगलक ने अपना पहला अभियान जौना खां के नेतृत्व में तेलंगाना के लिए किया। यानी पहला जो अभियान है युद्ध का वो शुरुआत किया किसके? जौना खां के नेतृत्व में। जौना खां कौन था? सेनापति उसका था। जौना खां के नेतृत्व में ही शुरुआत किया। जौना खां तेलंगाना जीत कर अपना नाम क्या कर लिया? सुल्तानपुर। क्या कर लिया? सुल्तानपुर। यानी अब तेलंगाना क्या बन गया? सुल्तानपुर बन गया। जौना खां ने जीता था। इस विजय के बाद जौना खां ने मोहम्मद बिन तुगलक, यानी इसी को आगे चल के जौना खां को क्या कहा गया? एमबीटी कहा गया, मोहम्मद बिन तुगलक। यानी जौना खां ने सुल्तानपुर शहर की स्थापना की और इस जौना खां ने अपना नाम बदल करके क्या कर लिया? मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया, किंतु बंगाल से इसे क्या हो गया? धन की प्राप्ति नहीं हुई। बंगाल पर अभियान किया लेकिन वहां से धन प्राप्त नहीं कर पाया, यानी अच्छे से जीत नहीं पाया। सुल्तान गयासुद्दीन के अंतिम सैनिक अभियान बंगाल में था। अंतिम जो इनका सैन्य अभियान कहां था? बंगाल में ही था। और इस अभियान की वापसी के दौरान कह रहा है कि कनाट वंश के अंतिम शासक, कनाट वंश के अंतिम शासक क्या नाम था? हरि सिंह देव को क्या कर दिया था? हराया था। वहां से अभियान करके आ रहा था बंगाल से, तो आते हुए रास्ते में क्या किया? कनाट वंश के अंतिम शासक थे जिसका नाम था हरिदेव, उसको इसने हराया था। कह रहा है कि इसने निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाया कि मेरे दिल्ली पहुंचने तक दान में दी गई भूमि का हिसाब तैयार रखो। यानी हम दिल्ली आ रहे हैं तो दिल्ली में आने तक जितना हम दान में भूमि दिए हैं उस सब का हिसाब बना करके रखो। किसको कहा? निजामुद्दीन औलिया को कहा। कह रहा है कि इसने उत्तर में निजामुद्दीन औलिया से कहा कि हुजून दिल्ली से दूर अस्त, हुजून दिल्ली से दूर अस्त, अर्थात कह रहा है कि हुजून दिल्ली अभी दूर है। और वास्तव में हुआ था कि मतलब जो हुआ भी वही गयासुद्दीन ने दिल्ली आने के पूर्व ही उनका देहांत हो गया। यानी उनको कहा कि महाशय दिल्ली अभी बड़ा दूर है, और दिल्ली आने के दौरान उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, बहुत दूर हो गया। ये पहले ही कौन कह दिया था? निजामुद्दीन औलिया कह दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक उत्तर प्रदेश से कह रहा है कि अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक को विश्राम के लिए लकड़ी का महल का निर्माण करवाया। यानी लकड़ी का महल कहाँ बना? उत्तर प्रदेश के अफगानपुर में। और किसने बनवाया? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके लिए? तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए।
इस महल के गिरने से गयासुद्दीन तुगलक 1325 में विकेट गिर गया। जैसे लकड़ी के महल बनाया और लकड़ी के महल में क्या हो गया, गिर गया, वह में दब गया और विकेट उसका गिर गया। कब? 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक पर 29 बार मंगोलों ने आक्रमण हुआ था। यानी गयासुद्दीन के शासन काल में मंगोल आक्रमण सबसे बेसी हुआ। पहले ही पढ़े आप लोग, कितना बार? 29 बार। इसके काल में डाक विभाग का सर्वोच्च था। ये डाक विभाग मतलब सूचना पहुंचाने वाला विभाग, एक जगह से दूसरी जगह सूचना भेजा जाता है ना, तो डाक विभाग की सर्वोच्चता थी। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप पहाड़ियों पर रोमन शैली से तुगलकाबाद नामक एक नगर की स्थापना की। किस शैली से? तो रोमन शैली से। रोम देश की शैली जो होती है वो रोमन शैली होती है। उस शैली के माध्यम से एक नगर की स्थापना की। उस नगर का नाम था तुगलकाबाद था। तो तुगलकाबाद की स्थापना किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक। अब देख लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। किसके बारे में देख रहे हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका वास्तविक और मूल नाम क्या था? जौना खां। क्या नाम था? जौना खां था। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। यानी जितने भी मध्यकाल में राजा हुए उन राजा में सबसे शिक्षित कौन था? एमबीटी था, मोहम्मद बिन तुगलक था। यह 23 भाषाओं को अच्छा जानकार था। यानी 23 गो भाषा जानता था। हम लोग 2-3 गो भाषा जानते थे, घमंडे चूर हो जाते हैं। हिंदियो जाना ही है, भोजपुरियो जाना ही, इंग्लिशो जाना ही, तमिलो जाना ही, तेलुगु जाना ही, 2-4-5 गो होता है तो लोग घमंडे चूर होता है। 23 भाषा ज्ञान उस समय रख लेता। साथ ही ज्योतिषी, खगोल, गणित का भी अच्छा विद्वान था। ज्योतिषी भी जानता था, गणित भी जानता था, खगोलीय विज्ञान भी जानता था, ऑल इन वन था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सनक भरी योजनाएं और कुकृत्यों एवं दूसरे को सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव करने के कारण क्या था? स्वप्नशील था, पागल था और रक्त पिपासु कहा गया है। यानी इतना ही ज्ञान प्राप्त कर लिया, बेचारा घमंडे चूर हो गया। और घमंडे चूर हो गया तो बहुत ही क्रूर योजनाएं लाता था, जिससे आम आदमी को कोई लाभ नहीं होता था। दूसरे के सुख दुख का कोई इसको परवाह नहीं है। इसीलिए इसे कहा गया स्वप्नशील, यानी अपने आप में ही क्या है? घमंडे है। दूसरा पागल है और तीसरा रक्त पिपासु है। लोग के रक्त का क्या है? प्यासा है। किसका कहा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया था। बुद्धिमान था, शिक्षित था, जानकार था, लेकिन आदत उसका खराब था और इसीलिए उसे रक्त पिपासु, पागल या स्वप्नशील कहा गया। कह रहा है कि यह इतिहास का सबसे पढ़ा लिखा शासक था। इन इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा शासक ये था। इसके समय सल्तनत काल का विकास बहुत तेजी से हुआ, साथ ही बिखराव भी बहुत तेजी से हुआ। प्रगति हुआ तो साथ में क्या हुआ? विपत्ति भी हुआ। उस समय इसके साम्राज्य को कितने भागों में बांटा गया था? 29 प्रांतों में। 29 गो जिला था, प्रांत था उस समय उसके शासन काल में। 5 गो बड़ा बड़ा गलती का किया था मोहम्मद बिन तुगलक, देख लेते हैं। पहला, इसने दुआब पर तब कर बढ़ा दिया जब वहां अकाल था। क्या था? वहां पे अकाल पड़ा था। दुआब सल्तनत काल का सबसे उपजाऊ प्रदेश था। सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत में दुआब जो क्षेत्र था, दुआब क्षेत्र कहता है नदियों के तलहटी वाला, जिसको आज हम लोग कहते हैं दियारा क्षेत्र या बेसिन कहते हैं, उसमें दुआब कहा जाता था। नदियों के पानी द्वारा मिट्टी जो लाया था उसे दुआब क्षेत्र बनता है। तो उन क्षेत्र में कर बढ़ा दिया था। किसानों ने क्या कर दिया? विद्रोह के कारण किसानों की मदद के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की गई, जिसका प्रधान अमीर ए कोही था। यानी जब किसानों ने विरोध कर दिया, तो किसानों ने जब विरोध किया तो किसानों के विरोध के उपरांत वहां पे एक नया विभाग बनाया गया। क्या बनाया गया? नया विभाग बनाया गया और नया विभाग को कहा गया दीवान ए अमीर कोही। और इसका प्रधान कौन था? अमीर ए कोही। अकाल से राहत के लिए सुल्तान ने एक अकाल संहिता तैयार करवाई। अकाल संहिता कहने मतलब अकाल के लिए नियम कानून। संहिता का मतलब होता है नियम। संहिता का मतलब क्या होता है? नियम। तो अकाल से निपटने का एक नियम का एक पुस्तक तैयार करवाया। किसानों के लिए कह रहा है कि अग्रिम कृषि ऋण, जिसका नाम क्या है? तकावी। क्या नाम है? तकावी। यानी किसानों को कर्ज की व्यवस्था भी करवाई गई ताकि किसान कर्ज ले लेकर खेती कर सकते हैं, जिसका नाम था तकावी। कह रहा है कि इसने तांबे की सांकेतिक मुद्रा, तांबा धातु का सांकेतिक मुद्रा बनाया
जो कि 1329 से 30 ईस्वी में बनाई गई थी, चलाया गया था, किंतु इस मुद्रा के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किए गए। यानी मुद्रा तो बना दिया है, लेकिन इस मुद्रा का क्या हुआ, बहुत ज्यादा दुरुपयोग होने लगा। बर्नी कहते हैं कि प्रत्येक हिंदू के घर टकसाल बना गया। क्या हो गया, प्रत्येक हिंदू के घर टकसाल बन गया। यानी इतना इस पैसा का दुरुपयोग गया। टकसाल का मतलब समझते हैं, नोट छापने, सिक्का छापने वाला केंद्र है ना। करेंसी प्रेस नोट वाला होता है और टकसाल मतलब होता है सिक्का। तो इतना इस सिक्का का दुरुपयोग हुआ कि हिंदू का सब घर टकसाल बन गया। ढेर सारा सिक्का सब लोग घर में अपना अर्जित कर लिया। ऐसा किसका कहना है, बर्नी का। उस समय के लेखक थे बर्नी। इसने मंगोल आक्रमण से डर से तथा दक्षिण में इस्लाम के प्रसार के लिए राजधानी दिल्ली के देवगिरी यानी दौलताबाद में 1327 ईस्वी को स्थानांतरित किया, जो कि असफल रहा। यानी मंगोल के आक्रमण से डर गया, बार बार मंगोल आक्रमण हो रहा था इसके साम्राज्य में, तुगलक वंश में, इसलिए अपनी राजधानी को कहां लेके चला गया, दिल्ली से देवगिरी ले गया, जिसका नाम क्या था, दौलताबाद। लेकिन वहां ये अपना असफल रूप से शिफ्ट अपने आप को नहीं कर पाया। बर्नी के अनुसार देवगिरी साम्राज्य का केंद्र था, जहां चारों ओर से दूरी समान थी, इसीलिए इसने राजधानी के लिए वो जगह चुना था। यानी पूरे भारत में जहां जहां उसका साम्राज्य था 29 केंद्रों में, उसका सबका सेंटर कहां था, दौलताबाद या देवगिरी था। इसीलिए वहां पे वो स्थानांतरित किया था कि यहां से सभी जगह हम नियंत्रण रख सकते हैं, कर सकते हैं। चौथा असफलता का कारण क्या था, इसने खुरसान कहा गया है ईरान को, खुरसान कहा गया है ईरान को। इस खुरसान पर ही कब्जा था किसका, भारत का। खुरसान के क्षेत्र पर था, वही चंद्रगुप्त मौर्य दहेज में लिए थे। खुरसान, मकरात, कंधार, काबुल, ये सब। आक्रमण के लिए 3 लाख सैनिकों की फौज बनाई और उसे अग्रिम वेतन भी दिया। यानी 3 लाख सैनिक, सोचिए कितना सैनिक होता होगा। 3 लाख सैनिक की सेना बनाई, उसको एडवांस से पैसों दे दिया, किंतु अंतिम समय में खुरसान के शासक से संधि कर लिया। अभी तो पैसा बेकार गया, सैनिक को पैसा भी दिया, उतना सैनिक की नियुक्ति भी किया, और अंत में क्या कर लिया, दोस्तियारों कर लिया, समझौता कर लिया। पर इतिहासकारों के अनुसार खुरसान मध्य एशिया के ट्रांस ऑक्सियान का क्षेत्र है। ट्रांस ऑक्सियान क्षेत्र जो है मध्य एशिया का, एशिया के बीचों हिस्सा का, वही है आपका खुरसान। इस अभियान में कह रहा है कि मसरीन एवं मोहम्मद तुगलक की मैत्री का परिणाम है। इन दोनों के दोस्ती का तर्मासरीन कहाँ के, खुरसान के थे, और यहाँ के मोहम्मद तुगलक, ये दोनों के मैत्री यानी दोस्ती का ही क्या है, प्रमाण है। इनके सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए इन्होंने हिमालय की दुर्गम चोटी कराचिल अभियान के लिए सैनिकों को भेज दिया, जहां अधिकांशतः सैनिक आपस में विवाद करके लड़के मर गए। अब 3 लाख सैनिक को नियुक्ति कर लिए, अब वो सैनिक के कोई कामे न है, तो अपने में लड़ेगा झगड़ेगा ना, तो कहे कि जाओ हिमालय पर एगो क्षेत्र अभियान जीत के आना सब। अब वहां जाने के चक्कर में अपने ही सैनिक सब लड़ गया, और लड़ के आधा क्या हो गया, मर गया। तो क्या हुआ, न विद्रोह रहा न सैनिक रहा, कहानी भी खत्म हो गया। 1333 में कहा कि मोरक्को कहाँ है, अफ्रीका में है, कि यात्री इब्न बतूता 7000 किलोमीटर की यात्रा के बाद कहां पहुंचे, दिल्ली। कहां का था इब्न बतूता, मोरक्को यात्री था, और मोरक्को
हाँ, तो फिरोज शाह ने क्या किया था, फितूहात फिरोज शाही आत्मकथा लिखा, यानी अपने जीवन की आत्मकथा का आपको पुस्तक में लिखने का काम किया। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में वर्णी नामक विद्वान रहते थे, बहुत महत्वपूर्ण है वर्णी। वर्णी पहले भी वर्णी का कथन देखे आप लोग, ठीक है। तो वर्णी नामक विद्वान रहा करते थे, जिसने फतवा ए जहांदारी तथा तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखने का काम किया। इन्होंने 2 पुस्तक लिखा और किसके दरबार में ये कवि थे, विद्वान थे, फिरोज शाह तुगलक। इनके मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई और तुगलक काल बिहार की राजधानी, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, बिहार शरीफ कहाँ थी, बिहार शरीफ, जो कि नालंदा जिला से पहले, नालंदा जिला में ही शहर वो बिहार शरीफ जगह है नालंदा जिला का। अब इसका सैन्य अभियान क्या क्या हुआ, थोड़ा सैन्य अभियान के बारे में चर्चा करते हैं। तो फिरोज शाह ने 1359 ईस्वी में उड़ीसा के जाजनगर पर चढ़ाई की और जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कर काफी धन लूटा। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर की खासियत जानते हैं आप लोग। उस मंदिर में अगर आप प्रवेश कर जाते हैं, एक पैर ऐसे डाल देते हैं तो आपको समुद्र की आवाज़ नहीं पता चलेगी, लेकिन आप बाहर निकलते हैं तो समुद्र की गड़गड़ाहट पता चलेगी। उस मंदिर के गुंबज पे कोई भी पक्षी नहीं बैठती है। साथ ही उस मंदिर का पताका जो है हवा के उल्टी दिशा में उड़ता है। ये सब वहाँ की खासियत है। अब क्या धार्मिक रीजन है, क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसकी जानकारी तो रिसर्च के बाद ही पता चलेगी, लेकिन ये चीज़ें वहाँ पे होती है। 1365 ईस्वी में उन्होंने कंगाड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित तरह के नगर कोट के दुर्ग पर चढ़ाई करके वहाँ के ज्वालामुखी मंदिर को नुकसान पहुँचाया, यानी मंदिरों को भी तोड़ने का काम किया गया और उसको नुकसान पहुँचाने का काम किया गया। सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, पहले से भी आ रही थी, पीढ़ी दर पीढ़ी, स्टेप बाई स्टेप, खानदान बाई खानदान चल रहा। अब आते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद। कौन है नसरुद्दीन मोहम्मद? नसरुद्दीन मोहम्मद के समय कहा है कि तुगलक वंश को बिखराव बहुत तेजी से होने लगा। लेकिन नसरुद्दीन मोहम्मद के समय तुगलक वंश टूटने लगा, अलग अलग बिखरने लगा। क्या बोले, क्या बोले थे? नसरुद्दीन मोहम्मद बोले हैं। नसरुद्दीन मोहम्मद महमूद के समय कहा है कि तुगलक वंश में बिखराव काफी तेजी से हुआ और इस समय ये वंश क्या हो गया, खंडित हो गया। इसके बारे में यह कहा जाता है कि इसके साम्राज्य दिल्ली से क्या हो गया, पालम तक था। दिल्ली से लेकर कहाँ, पालम। पालम कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। पालम कहाँ है जगह, हिमाचल प्रदेश तक था। यह पंजाब के सूबेदार खरीज खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया और खरीज खान ने तैमूर को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। यानी पहले से जब फिरोज शाह तुगलक बहुत सशक्त राजा था तो अपने आप को खरीज खान अलग मतलब साम्राज्य नहीं उदय कर सकता था, लेकिन जैसे ही इसका शासन कमजोर हुआ, नसरुद्दीन महमूद जो आया, एक अयोग्य राजा होने के कारण क्या किया, पंजाब का जो सूबेदार था इसको मौका मिल गया और मौका मिलने के बाद पंजाब को ही अपने आप को क्या कर लिया, स्वतंत्र घोषित कर लिया। और इनवाइट किसको करता है, तैमूर लंग को, बोलता है कि आजा भाई, अब यहाँ राजा कमजोर है, पटक पटक के मिल के हमने दोनों मार के हमने का राजा बन गए। तैमूर लंग कह रहा है कि मध्य एशिया का एक यार खूंखार आक्रमणकारी था। खूंखार मतलब एकदम उसको मोह ममता डर लाभ लोट क्या बोलते हैं लालच सब इतनी नहीं था, उसका मतलब मार काट में खाली विश्वास है, मार धार एक्शन से भरपूर उसका चलता था। तो खूंखार आक्रमणकारी जो 1369 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद यह क्या हुआ, समरकंद का शासक बना था। यदि उसके पिता मर गए थे तो मरने के बाद वहाँ का समरकंद का शासक बना। समरकंद कहाँ था, मध्य एशिया के क्षेत्र। 1398 में तैमूर लंग भारत पर आक्रमण किया। तैमूर लंग भारत, एक बचपन में आप लोग कहानी सुने होंगे तैमूर लंग वाला कहानी, एक छोटा बच्चा के साथ का वो कहानी है। चाकू रहता था, उसका बर्थडे रहता था तो खीरवा सब खाया जाता था। कहानी आप लोग पढ़े हैं, छोटा बच्चा की कहानी है जिसमें उसका बर्थडे रहता था और गांव में हल्ला हो जाता था कि आ गया तैमूर लंग, आ गया तैमूर लंग आ गया। तो सब लोग भाग था, वो गया था दूध लाने के लिए, तो दूध लेके आ रहा था, अपने घर में आया तो देखा कि सब समाज भीतर की तरह तैमूर लंग है वहाँ पे।
तो इसको छीन करके इसका दूध पीता है, उसको छीनने नहीं देता है। बोलता है कि ये दूध हम ला रहे हैं, खीर बनाना है, खीर में डालना है, आज मेरा जन्मदिन है। तो छीन कर पी जाता है। तो कहता है कि हम तुमसे युद्ध करेंगे। तो वो हंसता है, कहता है कि छोटा बालक तुम युद्ध करेगा। क्या करता है, अपना तनिजू को चाकू रख लेता है, चाकू निकालता, कहता है हम इस चाकू से ही युद्ध करेंगे तुमसे। इसके साहस को देखकर तैमूर लंग कहता है, वचन देता है इसको कि आज के बाद हम तुम्हारे गांव को कभी नहीं नुकसान पहुंचाएंगे, तुम्हारे गांव पर आक्रमण नहीं करेंगे। और फिर वहां से तैमूर लंग चला जाता है, एक छोटे बच्चे के साहस को देखते हैं। ये कहानी हम लोग बचपन में पढ़े थे, हम लोग के सिलेबस में पढ़ना था। तैमूर लंग का आक्रमण, बहुत ही विद्वान मतलब बहादुर बच्चा था, नाम उसका याद नहीं है हमको। करा है कि तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति करना, भारत में लूटपाट करके यहाँ से धन को अर्जित करना। तैमूर लंग के डर से दिल्ली छोड़कर, तैमूर लंग के डर से ये दिल्ली छोड़ करके क्या हो गया था, भाग गया था, क्योंकि डर था कि तैमूर लंग अब आ गया है। तैमूर लंग ने खिलजी खां को दिल्ली का सूबेदार नियुक्त कर दिया। तो पहले बिहार का था, कहाँ बन गया, दिल्ली का सूबेदार बन गया। कह रहा है कि तैमूर के आक्रमण से तुगलक वंश का अंत हो गया। क्या हो गया, तैमूर लंग जैसे ही आक्रमण किया तो किसका अंत हो गया, तुगलक वंश का अंत हो गया। इस प्रकार इस वंश का अंतिम शासक कौन था, नसरुद्दीन महमूद था। 1414 में खिलजी खां की भी हत्या कर दी गई। खिलजी खां ने इसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी, नसरुद्दीन महमूद की हत्या किसने किया, खिलजी खां ने। अब कौन सा वंश आएगा बताइए, सैयद वंश। कौन आएगा, सैयद वंश। और सैयद वंश का संस्थापक कौन रहेगा, खिलजी खां। खिलजी खां ने क्या किया, सैयद वंश की स्थापना की। 1414 से 51 तक इसका शासनकाल रहा। करा कि सैयद वंश स्वयं को इस्लाम धर्म का संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज अपने आप को मानता था, अपने आप को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। सल्तनत काल के शासन करने वाला एकमात्र कह रहा है सिया वंश था। सिया और सुन्नी दो तरह के होते हैं इस्लाम धर्म में। इससे पहले जितना थे सब थे सुन्नी, और ये क्या था, सिया। खिलजी खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि इसने स्वयं को रैयत ए अल्लाह कहा। क्या बोला, रैयत ए अल्लाह कहा। खिलजी खां की मृत्यु 1421 ईस्वी में हो गई। 1421 ईस्वी में कौन मर गया, खिलजी खां मर गया। इस वंश का अंतिम शासक कौन बना, अलाउद्दीन आलम शाह। 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसकी भी हत्या कर दी और लोदी वंश की स्थापना की। यानी अलाउद्दीन आलम शाह की हत्या किसने कर दी, बहलोल लोदी। और अगला राजवंश जो आएगा वो आएगा लोदी वंश। और लोदी वंश से हम लोग शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये अफगान शासक है। अभी तक क्या था, तुर्की शासक था। तो तुर्की शासक हम लोग समाप्त कर चुके हैं, अब अफगान शासक हैं। तो अब जो बचा हुआ है वो हम लिखाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगले राजवंश को भी प्रारंभ करेंगे।